नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस का 1 सितंबर को जो तीसरी शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के, वो क्वेश्चन मुझे मिले हैं। टोटल 23 क्वेश्चन मिले हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं। ये थर्ड शिफ्ट का है। 23 क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे। एक्स्ट्रा फैक्टों को जरूर आप पढ़ा करें, उन्हीं में से क्वेश्चन बन रहा है। उससे संबंधित मैं जो क्वेश्चन कराता हूं ना, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगले जो शिफ्ट होंगी उनमें जरूर मिलेगा वहां से। पहला क्वेश्चन मिला है, झारखंड में पशुओं या पशुओं की संपदा का गुणगान करने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वो पर्व मनाया जाता है सोहराई पर्व, दीपावली के अगले दिन, ठीक है। सोहराई शीतलकालीन फसल का त्योहार है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथालों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये 1926 ईस्वी में शहीद भगत सिंह ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, कलाश्रम के संस्थापक कौन है? तो कलाश्रम के संस्थापक पंडित बिरजू महाराज ने कथक हेतु कलाश्रम की स्थापना की थी। कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो प्रमुख सितार वादक उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज। मतलब ऐसे क्वेश्चन आया था कि प्रसिद्ध सितार वादक नाम दे रखे थे कि इनमें से कौन है। 4 नाम दे रखे थे और पूछा था प्रसिद्ध सितार वादक इनमें से कौन है। तो बच्चों को नाम याद नहीं रहते हैं तो मैं पूरे बता देता हूँ। प्रमुख सितार वादक उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, बंदे हसन, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खां और शुजात हुसैन खां, अरविंद पारिक। याद रखना, इन सबको याद कर लेना। हर शिफ्ट में सवाल यहां से आ रहा है सितार वादक से, ठीक है। नेक्स्ट है, लू किस राज्य में नहीं चलती? किसी राज्य का नाम दे रखा होगा तो वो उसका नाम बच्चे को पता नहीं है, तो लू से संबंधित क्वेश्चन था कि किस राज्य में नहीं चलती है। तो कहाँ चलती है वो मैं बता देता हूँ आपको। भारत के उत्तरी मैदान यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी में चलती है लू, ठीक है। लू पंजाब से बिहार तक के उत्तरी मैदानी इलाकों में उच्च तीव्रता से चलने वाली गर्म शुष्क पवनें हैं। अच्छा, काल वैशाखी पूछ ले तो बंगाल में इसका मतलब तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफानों से। काल वैशाखी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काल वैशाखी क्या है। तो बंगाल में तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफानों से, वहां काल वैशाखी बोला जाता है उनको, जैसे हम लू बोलते हैं ना यूपी में। गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और आर्द्र सामग्री हवाएं इसका कारण है। किस कारण से? फूलों वाली बौछार कहाँ होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने से लगते हैं। और आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा है आम्र वर्षा। पूछा जाता है आम्र वर्षा कहाँ होती है और कब होती है। मानसून में कहां पर बहुत कम वर्षा होती है? तो लेह उसमें ऑप्शन होगा, तो है उसमें सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लेह हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। इसका अर्थ है पहाड़ मानसूनी हवाओं को इस क्षेत्र का पहुंचने से रोकते हैं। मतलब यह है कि जो पहाड़ हैं वहां क्यों कम वर्षा होती है? पहाड़ मानसूनी हवाओं को इस क्षेत्र तक पहुंचने से रोकते हैं, इसलिए लेह में कम वर्षा होती है, ठीक है। जैसलमेर में भी कम वर्षा होती है। जैसलमेर में शुष्क स्थान माना जाता है जिसको, बहुत कम वर्षा हो रही है कुछ सालों से। राजस्व घाटा क्या है? अगला क्वेश्चन आया था राजस्व घाटा। राजस्व घाटे से संबंधित बताता हूं। राजस्व घाटा
तब उत्पन्न होता है जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। ठीक है, कब? जब सरकार का राजस्व व्यय मतलब खर्च कुल राजस्व प्राप्तियों से, जो राज्य की जो इनकम है वो अधिक, प्राप्तियों से अधिक होता है, मतलब इनकम कम हो खर्चा ज्यादा हो। ठीक है, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय, कुल करों और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर है। नेक्स्ट था धमाल नृत्य। किस राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है? तो हरियाणा और राजस्थान भी होगा, तो राजस्थान में भी है, दोनों में धमाल नृत्य, हरियाणा और राजस्थान दोनों। तो हरियाणा और राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, फाग नृत्य है, सौंग नृत्य है, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य राजस्थान का है, झूमर नृत्य, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर राजस्थान में किए जाते हैं। ठीक है, ये राजस्थान में। एक है झूमर, एक है झुमुर। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। क्या? झुमुर। इंपॉर्टेंट है। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? माई स्टोरी अंग्रेजी भाषा की भारतीय लेखिका कमला दास की आत्मकथा है। 10वां क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? तो 23 मार्च 1940 को। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 22 और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी स्थापना। मुस्लिम अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली ने रखा था, पाकिस्तान का नाम। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को उद्धार दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। आईपीएल से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आईपीएल, कंप्लीट आईपीएल की एक वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देख लें। कंप्लीटली क्वेश्चन उसमें कवर किए। हर शिफ्ट में आईपीएल क्रिकेट से संबंधित पूछा ही जाएगा सवाल, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, 5 अक्टूबर से शुरू होगा। आईपीएल 2023 फाइनल मैच कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। चेन्नई सुपर किंग और किसके बीच? गुजरात के बीच। तो चेन्नई उसमें जीत गई थी 5 विकेट से। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच थे उसमें डेवॉन कॉनवे, जो सीएसके के, चेन्नई के। एक क्वेश्चन है, सुमन गिल किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से, गुजरात से खेलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, यदि फोर्स F 7 न्यूटन हो और विस्थापन उसका जो दूरी है 5 मीटर हो, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो 7 × 5 बराबर 35 जूल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में विजेता का नाम पूछा था। खेलो इंडिया, तो पंजाब विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया जो तीसरा संस्करण हुआ है वो जीता है, पंजाब विश्वविद्यालय ने, जिसमें उन्होंने टोटल 69 पदक जीते हैं, जिसमें से 26 स्वर्ण पदक और 17 रजत और 26 कांस्य पदक है। सेकंड रहा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और थर्ड रहा जैन यूनिवर्सिटी। इससे पहले सेकंड जो संस्करण हुआ था उसमें जैन यूनिवर्सिटी फर्स्ट पर थी, और जो पहला संस्करण हुआ था उसमें पंजाब विश्वविद्यालय फर्स्ट पे था। तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन जिसकी शूटिंग प्रतियोगिता कहाँ? दिल्ली में संपन्न हुई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण वाराणसी के IIT BHU परिसर में संपन्न हुआ। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण एशियाई और युवा मामलों और खेल मंत्रालय के साथ साथ
भारतीय विश्वविद्यालयों, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा किया जाता है। फर्स्ट संस्करण हुआ था 2020 में, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा में हुआ था। सेकंड संस्करण 2022 जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में टॉप जैन यूनिवर्सिटी रही। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम भी होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी गेम होते हैं ऐसे खेलो इंडिया यूथ गेम भी होते हैं। जो पहला हुआ था 2018 में दिल्ली में, सेकंड 2019 में पुणे महाराष्ट्र, और थर्ड 2020 में गुवाहाटी आसाम में, फोर्थ 2021 में पंचकुला हरियाणा में, फिफ्थ 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में, और 2023 में फर्स्ट महाराष्ट्र रहा। टोटल 161 पदक जीते, जिसमें से 56 गोल्ड थे और 55 सिल्वर मेडल और 50 ब्रॉन्ज मेडल। इसमें सेकंड हरियाणा रहा था। ठीक, नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने वर्ष की उम्र से संबंधित है? तो यह है 15 से 35 वर्ष तक। यह उन ग्रामीण युवाओं के लिए है जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष तक होती है। 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया था। पूछा जाता है कौन सी जयंती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती पर ग्रामीण कौशल योजना का आरंभ हुआ था? तो 98वीं जयंती पर। कब? 25 सितंबर 2014। अगली किसी शिफ्ट में मिलेगा ये क्वेश्चन। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जीकेवाई DDU जीकेवाई का लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रशासनिक कार्य में बदलना है। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का क्या कार्य होता है? तो देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानून प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। वह संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं इस समय। कौन से नंबर के? 16वें नंबर के। कौन? आर वेंकट रमणी। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। महान्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से 3 मौलिक कर्तव्य होंगे, 1 होगा नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था तो मैं बता देता हूं कंप्लीटली। संविधान के 42वें संशोधन में जो 1976 में हुआ था के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जिसे इस संशोधन को कौन सा मिनी क्या बोला जाता है? मिनी संविधान के 42वां जो संशोधन हुआ था उसे मिनी संविधान भी बोला जाता है। ठीक है, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। किसकी सिफारिश पर हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह जोड़ा गया था। कहाँ है? भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क कुल कितने कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखना सबको। पहला है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करेगा। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, सबको एक तरफ से याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को याद कर लेना। नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें इंपॉर्टेंट जो 11वां है, माता पिता, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे A to Z। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो कब?
86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2002 में हुआ था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग से किस ग्रंथि में सूजन आती है? तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। घेंघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है और किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन है, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो उसमें से 3 मुल्कराज आनंद की पुस्तक थी और एक उनकी नहीं थी। तो ये कंप्लीट हैं उनकी पुस्तकें। इनको आप जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अनटचेबल और कुली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। इनको प्रमुख अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में मिला, पद्म भूषण 1968 में मिला और इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला 1953 में। सभी को इनको सबको पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। 1994 में ग्रैमी अवार्ड विजेता भारतीय कौन है? तो मोहन वीणा के लिए प्रसिद्ध वादक भारतीय संगीतकार पंडित विश्व मोहन भट्ट को 1994 में ग्रैमी पुरस्कार मिला है। आर.वाई. कूडर के साथ एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर पर सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो भारतीय हैं वो उनकी लिस्ट मैं कंप्लीट बताता हूं आपको। रविशंकर ने ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। ए.आर. रहमान ने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। पहला अवार्ड ये मिला था 4 मई 1959 को। ये कंप्लीट अवार्ड हैं। किसको कम मिले? जैसे रविशंकर को 1968 में, 73 में, जुबिन मेहता को 1981 में, जुबिन मेहता को 1981 में अलग अलग उसके लिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, इनको पढ़ लेना, ठीक है। ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत कहां पर है? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। ऊंचाई 6638 मीटर। नेक्स्ट है, बिटारी मंदिर कहां पर है? तो बिटारी मंदिर ये क्वेश्चन बताया था, लेकिन बिटारी मंदिर तो कहीं नहीं मिला, किसी न बुक में न नेट पर। तो लेकिन स्कंदगुप्त का बिटारी स्तंभ जरूर है। स्कंदगुप्त का बिटारी स्तंभ शिलालेख है बिटारी गांव में, जो सैदपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में खोजा गया था और यह गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल का है। नेक्स्ट है, बजट घाटा किसे कहते हैं? बजटीय घाटा उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें खर्च आय से अधिक हो जाता है। खर्च आय से अधिक हो जाता है, बोलते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यह सरकार के राजस्व और पूंजी खाते दोनों में सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के बीच का अंतर है। बजट घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ आज शाम को ही मिलते हैं। नमस्कार।